आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे इस धारावाहिक की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना गोरा और विनय घनिष्ठ मित्र हैं। उन दोनों की मुलाकात परेश चंद्र भट्टाचार्य एवं उनके परिवार से हो चुकी है। गोरा के पिता कृष्णदयाल और परेश बाबू कॉलेज के दिनों के सहपाठी हैं। वो पहले ब्रह्म समाजी थे, बाद में सनातन धर्मी हो गए। परेश बाबू और उनका परिवार ब्राह्मा है। ब्राह्मा निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, जबकि सनातनी साकार ईश्वर में। परेश बाबू के घर गोरा और विनय अकस्मात मिलते हैं। गोरा हैरान होता है कि उसके घनिष्ठ मित्र विनय ने उससे ये सब छिपाया क्यों। वहीं गोरा की भेंट परेश बाबू की पत्नी वरदा सुंदरी, उनकी बेटियों सुचरिता, लावण्य, लीला, ललिता और उनके पुत्र सतीश से होती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है हारान चंद्र नाग उर्फ पानू बाबू से। गोरा और पानू बाबू के बीच व्यंग्यपूर्ण उक्तियां होती हैं। इधर गोरा के बड़े भाई महिम अपनी बेटी शशिमुखी के विवाह को लेकर चिंतित हैं। महिम विनय बाबू के सामने शशिमुखी के विवाह का प्रस्ताव रखता है, लेकिन विनय सोचने के लिए कुछ समय मांगकर बात को टाल देता है। परेश बाबू का पुत्र सतीश विनय बाबू को आग्रहपूर्वक अपने घर ले आता है। अब सुनिए इससे आगे। आइए विनय बाबू, अंदर आइए ना। आइए। नमस्कार। नमस्कार। विनय बाबू, ये है लीला दीदी। आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बधाई हो लीला। धन्यवाद। आइए विनय बाबू, सतीश आपको पकड़कर ले ही आया। हाँ दीदी, ये तो अपने मित्र के घर जा रहे थे। मित्र माने गोरा? क्या एक ही मित्र है मेरा? ओह, हमें तो आपकी बातों से यही लगता है, और आप पर उनका बहुत असर भी है। उन्हें बुलाया नहीं आप लोगों ने? अब वो शायद यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो क्यों? हम सभी पुरुषों के सामने आती हैं, ये देखकर उन्हें हैरानी हुई होगी। हाँ, उसका मानना है कि घर के कामकाज में लड़कियां पूरा मन ना लगाएं तो कर्तव्य की एकाग्रता नष्ट होती है। तब तो पुरुषों के घर में घुसने से भी एकाग्रता नष्ट होती होगी। आपकी राय भी क्या आपके मित्र से मिलती है? देखिए, आपने तो मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई, आप चाहें तो जवाब ना दें। सुचरिता, मुझे लगता है कि इस मामले में हम सभी अपनी अपनी आदतों के दास हैं। किसी को लड़कियों का घर से बाहर जाना अच्छा लगता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। असल बात संस्कार की है। आपके दोस्त के संस्कार बड़ी दृढ़ मालूम होते हैं। शायद, लेकिन सुचरिता जी, आप ये भी सोचिए कि आधुनिकता के नाम पर हम देश और समाज की सभी प्रथाओं की अवज्ञा करने लगे तो क्या होगा? पर ये निर्णय कौन लेगा कि कौन सी प्रथा मानने योग्य है और कौन सी नहीं? हम सब मिलजुल कर श्रद्धा भाव से सोच सकते हैं, बिना तर्क के। अब देखिए सुचरिता जी, जब एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो तर्क नहीं करता, बल्कि डॉक्टर में पूरी आस्था रख के अपना इलाज करवाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या गोरा वो डॉक्टर है जो इस देश के हर रोग का इलाज करेगा? नहीं, उसकी राय अलग है। देखिए, शास्त्रों में कहा है आत्मानं विद्धि, यानी अपने को जानो। यही मुक्ति का मार्ग है, यही भारतवर्ष का आत्मबोध है। गोरा साधारण आदमी नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नएपन के आकर्षण में हम बिखर रहे हैं?
और इस पागलपन के बीच वो अकेला आदमी कह रहा है आत्मानम विद्धि। दीदी दीदी अरे क्या हुआ? दीदी, लीला को मनोयोग का अर्थ नहीं आता। तुम्हें आता है? हाँ, आता है ना। और दीदी, लीला को ना अंग्रेजी ठीक से आती है और ना ही बंगला। अच्छा, तो तू बता पहले कि मनोयोग का अर्थ क्या है? चलो ना दीदी, ऊपर माँ बुला रही है, नाश्ता तैयार है। ए, बात टाल रहा है? नहीं, चलो भी। विनय बाबू, आप भी चलिए। देखो सतीश बाबू, मैं तो लौटना चाहता था। देखिए, बिना कुछ खाए चले जाएंगे तो माँ नाराज होगी और लीला भी नाराज होगी। बाद में मंदिर भी जाना होगा। चलिए ना, ऊपर चलते हैं। चलिए, आप कहते हैं तो चलिए। आइए, चलिए। वाह माँ, खाना तो तेरे हाथ का कमाल है। ले, थोड़ा और लेना। हाँ हाँ, दे ना। आज सुबह विनय आया था, तुझसे मिला कि नहीं? मिला था। एक बात तो बता गोरा, पूछ माँ। विनय से कुछ मनमुटाव चल रहा है क्या? वो रास्ते से भटक रहा है माँ, मुझसे बातें भी छिपाने लगा है। गोरा, एक बात कहूँ, नाराज मत होना। बोलना। ईश्वर ने अनेक लोग बनाए हैं, उस तक पहुँचने के रास्ते भी अनेक हैं। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि सभी लोग एक ही रास्ते पर चले। सही और गलत राह में फर्क होता है माँ। ये सब मुझे नहीं मालूम बेटा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि विनय तुझे बहुत प्यार करता है और इसीलिए तेरी ओर से सब कुछ सह लेता है। मैं भी तो उसकी सुन लेता हूँ। जो भी हो, तुम जबरदस्ती किसी को अपनी राह पर नहीं चला सकते, विनय को भी नहीं। थोड़ा दूध दो ना माँ। हाँ, ये लो दूध, यहीं रखा है। बेटा, मेरी बात पर विचार करो। ठीक है। हमें भी कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे महिम, आना। गोरा के प्रति तुम्हारा बहुत स्नेह है माँ, बड़े को तो पूछती ही नहीं हो। अरे बेटा, मेरे लिए तुम दोनों एक समान, मेरी दो आंखें हो। गोरा, शशिमुखी के ब्याह के बारे में कुछ सोचा? पहले खाना तो खा लो दादा। अरे, जिसकी लड़की विवाह योग्य हो रही हो, उसे भूख कहाँ लगेगी? लाओ माँ, अब कुछ खाने को दे ही दो। अच्छा बेटा। हाँ गोरा, विनय से बात हुई? विनय विवाह क्यों करेगा? हाँ? क्यों नहीं करेगा? महिम दादा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों ने ये तय कर रखा है कि देश के लिए जीवन उत्सर्ग कर देंगे, इसीलिए विवाह नहीं करेंगे। यही है तुम्हारा हिंदू धर्म। अरे, हमारे शास्त्रों में गृहस्थ धर्म का जो महत्व है उसे जानते हो? फिर विवाह तो एक संस्कार है गोरा। जानता हूं, लेकिन क्या? वैसे तुम श्रुति स्मृति को लेकर हर किसी के साथ उलझते रहते हो, लेकिन स्वयं ही उसे मानते नहीं। सुना नहीं, यस्मिन् देशे यदाचारः। अच्छा ठीक है दादा, पहले विनय की राय तो जान लो। विनय की राय? वो मैं जानता हूं गोरा, कि तुम उसे जो कहोगे वो मानेगा। वो तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। नहीं महिम दादा, विनय का भी अपना व्यक्तित्व है। देखो गोरा, शशिमुखी सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं, तुम्हारी भी कुछ लगती है। माँ, तुम ही समझाओ ना इसे। अरे महिम बेटा, गोरा कह तो रहा है ना, विनय से बात करेगा तभी तो कुछ होगा। ठीक है, मैं आज शाम ही विनय के घर जाकर उससे बात करूंगा। ठीक? ठीक है गोरा, ईश्वर मंगल करे। गोरा। हाँ माँ। बेटा, इस अंधेरी रात में छत पर अकेले क्या कर रहा है? बस माँ, यूं ही टहल रहा था। अच्छा, चल नीचे आ। इंसान को पंख नहीं दिए तो ये 3 मंजिले मकान क्यों बनाए? दादा, किसने कहा था कि आप तीसरी मंजिल की छत पर चढ़ें? विनय के पास गए थे गोरा? हाँ।
क्या कहा उसने? वो विवाह न करेगा। है? ऐसा उसने कहा? नहीं, मैं कह रहा हूं। वजह? मेरी मर्जी। विनय की मर्जी भी तो सुनो। देखो दादा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शशि मुखी से विवाह नहीं करेगा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि वो विवाह ही नहीं करेगा। पर लगता है आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी। छोड़िए, जाने दीजिए आप। तुम्हारी पहेली वास्तव में मेरी समझ में नहीं आ रही गोरा। यूं समझ लीजिए दादा कि उसके साथ हमारे घर की लड़की का विवाह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? आखिर क्यों? इसलिए कि वो उन ब्राह्मणों के साथ घूमता फिरता है। तो क्या हुआ? और ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं आज दोपहर विनय के घर गया था। वो घर में नहीं था। पता चला परेश बाबू के घर गया है। वहां गया तो पता चला सभी उपासना के लिए गए हुए हैं। वो परेश बाबू की लड़कियों के साथ बेशर्मी से घूमता फिरता है। माँ, अब तुम ही बोलो। लेकिन बेटा, इसका ये अर्थ तो नहीं कि वो उनकी किसी बेटी से विवाह कर लेगा। मुझे नहीं मालूम। तुमने विनय से बात की ही नहीं गोरा, तो अपनी मर्जी कैसे चला सकते हो? तो आप कीजिए ना बात। तुम धर्म, शास्त्र, मर्यादा सबका उल्लंघन कर रहे हो गोरा। नहीं दादा, मैं हकीकत बता रहा हूं। माँ, अपने गोरा को तुम संभालो। अब क्या हुआ महिम? माँ, मैं तो शशि मुखी के ब्याह की बात विनय से लगभग पक्की करके ही आया था। अब ये गोरा ब्राह्मणों की बात करके अड़ंगा लगा रहा है। कोई और लड़का भी तो देख सकते हो महिम। हाँ माँ, केवल विनय ही तो इस दुनिया में नहीं है। हमारी शशि मुखी को एक से एक अच्छा वर मिलेगा। अरे नहीं, किसी ऐरे गहरे के हाथ अपनी बेटी को कैसे दे सकता हूं? विनय पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, देखा भाला है, इसीलिए ये सोचा। देखो गोरा, महिम तुम भी सुनो। मेरे लिए तुम दोनों एक से हो। तुम भाइयों में इस बात को लेकर फूट नहीं पड़नी चाहिए। माँ, अगर ऐसा होगा तो गोरा की वजह से ही होगा। गोरा, तुम एक बार विनय से बात करके देखो तो सही। कहाँ करूं बात माँ? घर में मिला नहीं, सड़क पर दिखा तो उसने मुझे देखा नहीं। उसके घर अपना संदेशा छोड़कर आया था और अभी तक कोई खबर नहीं। बेटा, मैं नहीं जानती तुम्हारे और विनय के बीच क्या घटा है, लेकिन दोस्ती तो विश्वास पर ही चलती है ना। मानते हो ना? हाँ माँ। मानते हो तो फिर तुम्हारी दोस्ती में जोर क्या है? माँ, मुझे सीधा चलना पसंद है। जो लोग दो नावों में एक साथ सवार होकर चलना चाहते हैं, उसे मेरी नाव में से अपना पांव हटाना होगा, चाहे इसमें उसे तकलीफ हो या मुझे। गोरा, उसका अपराध सिर्फ इतना ही है ना कि वो ब्राह्मण लोगों के घर आता जाता है? और भी बहुत सी बातें हैं माँ। जो भी हो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम दोस्ती के मामले में बहुत हठी हो। जो तुम्हारा दोस्त हो गया, फिर कोई भी उसे तुमसे अलग नहीं कर सकता। और बेटा, तुम जरा सी बात के लिए विनय को सजा देना चाहते हो? तुम ठीक कहती हो माँ। चलता हूँ। कहाँ? विनय को अभी पकड़ कर लाता हूँ। वो भी खाना हमारे साथ ही खाएगा। महिम, मैं ना कहती थी कि गोरा बहुत समझदार है। वो विनय की दोस्ती कभी नहीं छोड़ेगा। और रही विवाह की बात, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा बेटा। अरे, ये कौन चला आ रहा है? अरे, ये तो विनय ही है माँ। ओह, विनय बेटा, आओ बेटा आओ। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम्हारी ही चर्चा चल रही थी। अभी भोजन तो नहीं किया ना? नहीं माँ। ठीक है, भोजन हमारे साथ ही करना बेटा। जी। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं खाने की व्यवस्था करती हूँ। चलो महिम, तुम भी मेरे साथ नीचे चलो। चल माँ। गोरा, मैं माँ के साथ नीचे जा रहा हूँ। ठीक है। गोरा, तुम दिन में आए थे, मैं मिला नहीं। कोई खास बात? नहीं, बस यूं ही। गोरा, अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मन भरा हुआ है मेरा। जानता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ उस ओर तुम्हारा ध्यान नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं
कहाँ से शुरू करूं? और विनय, कहीं से भी शुरू करो। मन से निकली बात तो मन तक पहुंचती ही है। बोलो। किताबों में बहुत पढ़ा है और इतने दिनों से सोचता आया हूं कि मैं सब जानता हूं। तो गोरा, नदी में पानी देखकर लगता है कि तैरना बहुत आसान है, लेकिन पानी में उतरकर ही पता चलता है कि तैरना कोई हंसी खेल नहीं है। विनय, बस क्या इतनी ही बात है या ये किसी और बात की भूमिका है? हाँ, देखो तो गोरा, चांदनी कितनी अच्छी लग रही है। इसी छत पर हमने देश, साहित्य, संस्कृति और धर्म को लेकर ना जाने कितनी बार चर्चा की है कितनी बार, लेकिन आज बातें वो नहीं हैं। क्या परेश बाबू, अविनाश या किसी और से कोई बात हुई? कोई बात? देखो, मेरी बातें हो सकता है तुम्हें ओछी लगें, लेकिन आज तक तुमसे कुछ छिपाया भी तो नहीं मैंने। अब तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? विनय, जो तुम कहना चाहते हो वो सब मैं ठीक ठीक समझता हूं। ऐसा दावा करना तो मेरे लिए ठीक ना होगा। हाँ, जीवन में आवेग, आवेश मेरे लिए बड़ी छोटी चीजें थी, शायद तुम्हारे लिए भी। पर आज ऐसा कहने में संकोच हो रहा है। लगता है तुम बात को सही तरीके से पकड़ रहे हो गोरा। मुझे लगने लगा है कि आवेग और आवेश की शक्ति, इनकी गंभीरता से मेरा सामना ही नहीं हुआ था। इसीलिए ये सब मुझे सारहीन लगता था। पर नहीं, सत्य कुछ और भी है। तुम्हारी उपलब्धि को मैं झूठ नहीं कह सकता। वस्तुतः हम जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र से बाहर की चीज हमें छोटी लगने लगती है। यहां तक कि हम सच्चाई की व्याख्या भी अपने अपने स्वार्थ साधने के लिए अलग अलग ढंग से करने लगते हैं। विनय, मैं नहीं जानता कि यही ईश्वर का विधान है या नहीं, लेकिन क्या गोरा? लेकिन कोई एक पक्ष चुनना होगा विनय। सब कुछ हासिल कर लेने का लोभ छोड़ना ही होगा। यानी परेश बाबू का घर या गोरा? संभवतः। गोरा, मैं अपने को भरना चाहता हूं और तुम खुद को त्यागना चाहते हो। ये किताबी भाषा बंद करो विनय। मुझे लगता है कि तुम एक सत्य के सामने खड़े हो। उस सत्य को देखना चाहते हो तो तुम्हें उसके सामने समर्पण करना होगा, संपूर्ण समर्पण। यानी? विनय, तुम इतने दिनों तक किताबी प्रेम पाकर ही संतुष्ट थे, और मैं भी किताबी स्वदेश प्रेम ही जानता हूं। अब जब तुम प्रेम के यथार्थ लोक में उतरे हो तो वो प्रेम तुम पर पूरी तरह से छा गया है। जिस दिन इसी तरह से स्वदेश मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, उस दिन गोरा गोरा ना रहेगा। उसका स्वत्व, अस्तित्व, सभी कुछ स्वदेश प्रेम में तिरोहित हो जाएगा। क्या प्रेम का मेरा मार्ग ठीक है गोरा? मैंने कहा ना विनय, दो नावों पर सवार होना संभव नहीं। प्रेम की दो नावें सामने हैं। एक नाव का मुख गोरा की ओर है और दूसरी का परेश बाबू के घर की ओर। एक स्वदेश प्रेम की नाव है और दूसरी, तुम समझ रहे हो ना विनय? तुम ठीक कहते हो गोरा, पर मैं अभी भी दुविधा में हूं। विनय, तुम मेरे पास आना चाहते हो तो तुम्हें लौकिक प्रेम को छोड़ना होगा। मेरे सामने मेरी देवी है, मेरी देवी भारत मां। यहां कष्ट है, गरीबी है, अशिक्षा और बीमारी है, दास्ता का बोझ है, अपमान है। विनय, यहां फूल चढ़ाकर पूजा नहीं होती,
यहां लहू बहाकर प्राण देकर पूजा करनी होती है। गोरा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता गोरा। मैं भी तुम्हें किसी दूसरे के हाथ में छोड़ना नहीं चाहता विनय। आओ, मेरे गले लग जाओ विनय। गोरा, हम जिएंगे तो साथ साथ, और साथ साथ मरे या नहीं, लेकिन हाँ, मौत एक सी ही होगी, एक ही लक्ष्य। हाँ देखो, हाँ गोरा, मेरे हृदय पर हाथ रख के देखो विनय, तुमसे गले मिलते ही अंदर कैसा डमरू बजने लगा है। तांडव नृत्य का आह्वान है ये, जीवन का तांडव विनय, जीवन का तांडव। गोरा, तुम्हारे और मेरे बीच जो प्रेम है, उससे भी बड़ा प्रेम यानी देश प्रेम हम दोनों को एक कर देगा गोरा। हाँ विनय, लेकिन विनय, मैं तुम्हें बहुत कष्ट दूंगा। सहूंगा दोस्त, सब सहूंगा। विनय, हमारी दोस्ती की सार्थकता इसी में है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करें। हाँ। शायद माँ आ रही है। अरे गोरा बेटा, तुम लोगों की बातें खत्म हुई या नहीं? बातें तो कभी खत्म ना होंगी माँ। चलो बेटा, देर हो चुकी है, खाना भी तैयार है, खा लो। विनय को घर भी लौटना होगा। विनय आज रात यहीं सोएगा माँ। महिम दादा कहाँ हैं? नीचे तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आओ चलो। चल चलो बेटा। कौन? वर्दा, मैं हूँ। आ जाओ, दरवाजा खुला है। कहाँ चले गए थे? यूं ही टहलने। टहलते ही रहोगे या लड़कियों का भी कुछ सोचोगे? है? ये अचानक लड़कियों की बात कहाँ से आ गई? देखो जी, सभी सयानी हो गई हैं। मुझे तो हमेशा उन्हीं की चिंता लगी रहती है। मैं यही सोच रही थी कि पहले किसका ब्याह करोगे? जैसा कहो। मेरी मानो तो पहले सुचरिता का ब्याह कर दो। कोई योग्य पात्र हो तो? क्यों? हारान बाबू के साथ उसकी बात तय हो तो चुकी है। कब? लोग यही समझते हैं, और शायद सुचरिता भी। ना 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 ना, मुझे नहीं लगता कि सुचरिता को हारान पसंद है। बस, तुम्हारी ऐसी ही बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे क्या कमी है हारान में? पढ़ा लिखा विद्वान है, धार्मिक है। अरे सुचरिता की सुनोगे तो वो बस बैठी रह जाएगी। मुझे अपनी दूसरी लड़कियों का भी तो सोचना है। ऐसा ना कहो वर्ता, भले ही वो हमारी बेटी ना सही, पर हमने उसे कभी भी अपने से अलग नहीं माना। तो मैं क्या अलग मानती हूँ? 7 साल की थी वो, सतीश 5 का रहा होगा, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। हमने उसे अपनी लड़की की तरह पाला है। तो मैंने क्या उन्हें माँ का स्नेह नहीं दिया? वर्ता, इसीलिए तो कहता हूं कि ब्याह उसकी पसंद से ही होना चाहिए। हारान बाबू सुचरिता पर जान छिड़कते हैं। उसे इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। चलो उसे आज बुलाकर पूछ ही लेते हैं। सुचरिता, सुचरिता, कहाँ हो बेटी? जी माँ, आई। जी बैठो बेटी। तुमने तो अपने पिता को सोच में ही डाल दिया। मैंने ऐसा क्या किया है माँ? बेटा, बात तुम्हारे ब्याह की चल रही थी। हारान बाबू तुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं कहती हूँ कि तुम भी उन्हें पसंद करती हो, लेकिन तुम्हारे बाबूजी का कहना है कि तुम्हें हारान पसंद नहीं है। वैसे समाज के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा विवाह एक तरह से हारान बाबू के साथ पक्का हो ही चुका है। लेकिन मैंने तो इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की है माँ। तो अब बता दो बेटा, हारान विद्वान है, ब्रह्म समाज के बड़े बड़े लोगों में उनका उठना बैठना है। हमारे समाज में यही तो दिक्कत है माँ। कैसे दिक्कत? समाज में जो आदमी धर्म का लेबल बड़े बड़े अक्षरों में टांग लेता है, धीरे धीरे समाज भी उसके महंगेपन को स्वीकार कर लेता है। बेटा, ये सोच हारान के बारे में ठीक नहीं है। वो तो ब्रह्म समाज का भावी सहारा है। लगता है कोई आया है।
अरे हारान बाबू, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। देखिए अभी आप ही की चर्चा चल रही थी। जी हाँ बिल्कुल। नमस्ते बाबा। नमस्ते नमस्ते। बैठिए हारान बाबू उर्फ पानू बाबू। बाबा। सुचरिता बेटी, कुछ जलपान की व्यवस्था करो। जी बाबा। कहिए माँ जी, मेरी चर्चा किस विषय में हो रही थी? सुना है आप सुचरिता को पसंद करते हैं। हाँ, ये तो सच है। उससे ब्याह भी करना चाहते हैं। हाँ, ये भी सच है। पर आपने कभी किसी से ऐसी चर्चा नहीं की? ओफो, आप चुप रहिए ना, मैं बात कर तो रही हूँ। हाँ, आपने कभी चर्चा नहीं की? दरअसल मैं प्रतीक्षा कर रहा था। किस बात की? यही कि सुचरिता की उम्र विवाह योग्य हो जाए तो बात चलाऊं। पर अभी तो वो सिर्फ 18 की है हारान बाबू। हाँ, तो ठीक तो है। नहीं, मेरे मत से ये ठीक नहीं है। बाबा, लड़कियों की उम्र ज्यादा होने देना भी ठीक नहीं। देर करने से विवाह करने में भी परेशानी होती है। मेरे मत से सुचरिता की उम्र अभी कम है, और जब तक वो विवाह के योग्य ना हो जाए प्रतीक्षा करना ही आपका कर्तव्य है। हाँ बाबा, कर्तव्य तो है, लेकिन संबंध पक्का कर देते तो। हाँ, इस पर विचार हो सकता है, और वो भी सुचरिता से पूछकर। हाँ, तो सुचरिता तो घर में ही है, उससे अभी बात कर लीजिए ना। नहीं नहीं हारान बाबू, आपके सामने सुचरिता से बात करना ठीक ना होगा। क्यों? इसमें बुराई ही क्या है? आपके घर में तो वातावरण बहुत खुला हुआ है। वातावरण खुला हुआ है इसका मतलब ये नहीं है पानू बाबू कि इस बात का ध्यान ही न रखा जाए कि कौन सी बात किस से किस वक्त और कैसे करनी चाहिए। देखिए, सुचरिता हमारी बेटी है, और ये भी हम ही तय करेंगे कि हम बात कब करें। ठीक है बाबा, जैसा आप उचित समझें वैसा करें। हाँ, वर्ता मैंने ठीक कहा ना? हाँ, सुचरिता बेटी, चाय तो लाना। ला रही हूँ माँ। अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा की चौथी कड़ी। इसका निर्देशन किया दीपक त्रिपाठी ने। रेडियो नाट्य रूपांतर किया प्रताप सहगल ने। ध्वनि अंकन किया शालिनी शर्मा ने। ध्वनि संपादन किया गोपाल रावत ने। और इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे हर्ष बाला, S.K. बत्रा, नरेंद्र जोशी, कीमती आनंद, दीपा रॉय, मदन डोगरा, सादिया रहमान, लोकेश मित्तल, सुजाता मट्टू और पारस शर्मा। इस धारावाहिक की अगली कड़ी आप सुनेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।